कभी पाकिस्तान को पटकनी दी तो कभी चीन की चुनौती को जवाब, लेकिन सरहद हमेशा महफूज रही। अब सरहदों का दायरा बढ़ गया है। यही वजह है कि अपनी सरहदों के साथ साथ हम दोस्तों की सरहदों की भी निगरानी करते हैं। दोस्तों की सरहद पर क्या हो रहा है और हमारे सरहद में क्या दिलचस्प है, आज पत्रिका आपके लिए एक ऐसी ही सरहद से रिपोर्ट लेकर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर यह रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं, जहां 15 जून से आपकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है। इसमें दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, याराना भी है और किराना भी है, वर्चस्व भी है और लानत भी है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच एक तूफान का अंदेशा भी है। इतना आसान नहीं है कि समुद्र में दागी गई मिसाइल निशाने से इतर जाके गिरी और उससे जो तूफान खड़ा हुआ उसके बारे में कोई सोचे ना। ये सब इतना आसान नहीं है। यूं तो समझ में आता है कि एक देश ने ये काम किया है, अपनी प्रैक्टिस की है, या चीन ने केवल भारत के साथ दुश्मनी निभाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। एक सरहद का दायरा दूसरे सरहद को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार की सरहद में क्या आखिर खास है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है, हम आपको सब बताएंगे। देखते रहिए सरहद। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आसमान में हवाई उपकरणों की आवाज़ें हमें सोने नहीं देती। कुछ कुछ मिनट के अंतराल पर लगातार ये आवाज़ें बनी हुई हैं। ये आवाज़ें साफ बता रही हैं कि सरहद पर सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले साल 7 अगस्त को भी हम यहीं थे, लेकिन तब इस तरह ना गर्माहट थी और ना ही इस तरह का माहौल और ना ही इतनी उपकरणों की उड़ानें। हम इन सब चीज़ों को देखने के लिए धीरे धीरे एक रास्ते पर चलते हैं कुरू के लिए। यहाँ से जैसे ही मनाली के लिए निकलते हैं तो कुछ ही करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर कुरू एक जगह है। सिंधु नदी के किनारे किनारे हम बढ़ते हुए चले जाते हैं और यहीं से जो बाएं तरफ का रास्ता है वो जाता है गलवान घाटी को, दुर्बुक को, यानी वो जगहें जहाँ चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ चीन ने अपनी दुष्टता दिखाई थी, जहां चीन ने अपनी धृष्टता दिखाई थी। तो हम इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे तुरंत साफ मना हो जाता है। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं और वहाँ से दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, जो चोंगथांग के होते हुए, हॉट स्प्रिंग होते हुए आगे जाता है और वही रास्ता फिर दुर्बुक को आता है। तो वहाँ भी हमें रोक दिया जाता है, यानी जो बाएं तरफ का इलाका है वहाँ हमें जाना साफ मना है। सिर्फ आप दाहिने जा सकते हैं, मनाली। यानी अगर आप लेह आए हैं तो सेना के साथ आपको कदम ताल तो करना ही होगा, क्योंकि मामला सुरक्षा का है और चीन चालाक कितना है, धृष्ट कितना है, इसे बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। चीन की दुष्टता और धृष्टता किसी से छिपी नहीं है। इस समय चीन गोगरा पोस्ट और पेंगोंग तासो दोनों जगहों पर जुटा हुआ है। स्थिति गंभीर है और आपको बता दें कि गोगरा जो पोस्ट है, जो 17 APP कहलाता है, वहाँ पर 50-50 सैनिक दोनों तरफ से जुटे हुए हैं। बार बार रक्षा मंत्रालय चीन का ये कह रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दो जगहें ऐसी हैं जो जहाँ पर बात हुई थी 30 जून को कि यहाँ से हम पीछे हटेंगे, उसमें से उन 5 जगहों में से 2 जगहें ये ऐसी हैं जिसमें से दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर तैनात हैं और वो अपने आप उसको मेंटेन किए हुए हैं। बात अगर पेंगोंग तासो की करें तो चीन एक बार पीछे हटा है फिंगर 4 से वो 5 पे गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिज लाइन होती है, यानी पहाड़ों, एक पहाड़ होता है तो पहाड़ के एक तरफ पानी इधर गिरता है और इधर गिरता है, तो रिज लाइन जो होती है
उस पर फिंगर 4 की रिज लाइन पर आज भी चीन काबिज है, यानी चीन के मन में कुटिलता अभी भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हवाई उपकरणों की आवाज़ आ रही थी वो किस लिए थी, यानी स्थिति कहाँ है और कैसी है और कितनी गंभीर है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि चीन ने जिन जगहों पर पीछे जाने की बात कही थी वो अपनी बात से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 5वीं मीटिंग 6वीं मीटिंग का इंतजार है कि कुछ इन जगहों पर होगा, लेकिन पेंगोंग तासो में जिस तरह से चीन बैठा हुआ है, आसान नहीं है कि वो पीछे जाए, क्योंकि चीन की चालाकी हमेशा यही रही है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ पीठ में खंजर, ये चीन की पुरानी आदत है। यह पहली बार नहीं है कि उसने भारत के खिलाफ घेराबंदी की है। चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के खिलाफ घेराबंदी करते हुए अफगानिस्तान और नेपाल से कहा था कि वो पाकिस्तान की तरह आयरन ब्रदर बन जाएं। ये कुछ दिन पहले का बयान है। आयरन ब्रदर मीन्स आप सारी संपत्ति चीन को दे दें, यानी चीन की तरह चलें, चीन जो कहे वो करें, और उसके बदले में चीन आपको रक्षा उपकरण देगा, चीन आपको धन देगा। चीन का यह नजरिया यह हमेशा ही रहा है, ये चीन का आर्थिक जाल रहा है। चाहे श्रीलंका का मामला लें, चाहे दक्षिण अफ्रीकी देशों का मामला लें, पहले या आप पाकिस्तान का ही ले लें, पहले वो समर्थन देता है, पहले उसके बाद धन देता है, उसके बाद सेना देता है, और इन सब को देने के बाद एक समय आता है कि वह राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे फिर चीन कब्जा करना शुरू करता है। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान का उदाहरण नेपाल और अफगानिस्तान को दिया है। अफगानिस्तान इस समय भारत के साथ है और नेपाल की तुनक मिजाजी भारत के साथ चल रही है। चाहे उत्तराखंड की सीमाओं से लेकर जुड़ा हुआ मामला देखें या बिहार की सीमाओं से लेकर, और इस मौके की फ़ायदा उठाने के लिए चीन लगा हुआ है और लगातार वो प्रहार कर रहा है। लेकिन देखना अब यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। लेकिन चीन कुटिल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि यह बयान जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच एक घमासान चल रहा है, एक विपरीत माहौल है, तो ऐसे में यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अफगानिस्तान और नेपाल भले ही अभी चीन के आयरन ब्रदर ना बने हों, लेकिन ईरान आयरन ब्रदर बनने की राह पर निकल चुका है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब फ्रांस से राफेल का विमान अल-दफ्रा एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसके बाद दशकों पुराने मित्र ईरान ने, जो भारत के मित्र रहा है, ईरान ने मिसाइलें दाग दी, जो अल-दफ्रा एयरबेस के बगल में ही जो समुद्र है वहाँ पर जाके गिरी। कहने के लिए तो ये एक सैन्य अभ्यास था ईरान का, लेकिन इसे फ्रांस, अमेरिका और भारत के लिए शक्ति परीक्षण के रूप में जाना जा रहा है। ईरान, आपको बता दें कि ईरान लगातार ही भारत के पक्ष में रहा, भारत को तेल आपूर्ति करता रहा, बेहतरीन तेल देता रहा। लेकिन अमेरिकन प्रतिबंध के कारण भारत भी ये मजबूर हो गया, और अमेरिका से बड़ी दोस्ती के कारण ये मजबूर हो गया कि वो ईरान के संबंध को कम करे। और यही वजह रही कि इन संबंधों की कमी का फ़ायदा चीन ने उठाया और चीन ने ईरान के साथ दोस्ती कर ली। तो ये जो सारा रिफ्लेक्शन है उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह अमेरिका और भारत के लिए, दोनों के लिए शक्ति परीक्षण है ईरान का, और इशारा है चीन का। तो यही वजह है कि मैं कह रहा था कि जब सरहद की बात हो तो सरहद केवल अपनी नहीं देखी जाती, मित्रों की भी सरहद देखी जाती है और दुश्मनों की सरहद देखी जाती है। हमारी सरहद पर क्या हो रहा है केवल यही असर नहीं डालता, बल्कि दोस्तों की सरहद पर क्या कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह भी हमारी सरहद पर असर डालता है। ईरान ने मिसाइल दाग कर 2 तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। एक, अमेरिका और फ्रांस को बता दिया है कि वह कितना ताकतवर है और चीन उसके साथ किस तरह से समर्थन कर रहा है। दूसरा यह कि अमेरिका के साथ जो भारत की दोस्ती है वह बहुत सही नहीं है। कहीं ना कहीं उसको ये मलाल है कि भारत उसके हाथ से चला गया या भारत से उसकी दोस्ती में दरार आ गई है। तो इन दोनों उपक्रमों को दिखाते हुए उसने मिसाइल दागी है, और वह भी तब
बड़ी बात यह है कि वह भी तब जब राफेल सहित भारतीय पायलट अल दफरा एयरबेस पर मौजूद थे। तो निश्चित रूप से यह ईरान का शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा। फिलहाल इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं और देश के विशेषज्ञ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये देखने की बात होगी। सरहद किस तरह से असर डालती है, इस एपिसोड को देखकर आप समझ गए होंगे कि अल दफरा एयरबेस पर हो रहा हमला, अल दफरा एयरबेस के पास हो रहा सैन्य अभ्यास किस तरह भारत की दोस्ती पर असर डालता है और किस तरह चीन सागर में हो रही सैन्य अभ्यास भारत के से जुड़ी सीमा, जो लद्दाख की सीमा है, उस पर असर डालती है। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया है। अब लेते हैं विदा, फिर हाजिर होते हैं सरहद के नए किस्सों के साथ। सरहद का यह किस्सा अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। हमें अपनी राय देना कतई न भूलें और इसके साथ बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।